Friends, very good. Happy morning to all of you. And we have started the cash flow statement, how the money comes and how the money goes out. And this cash flow statement has been divided in three parts. I have already shown you in the first class. One is your cash flow from operating activity. Another one is investing activity. Another one is financing activity. So accounting standard 3 वो एक्टिविटी का हिसाब से आपका कैश फ्लो को डिवाइड कर दिए 3 एक्टिविटी में, और आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसमें 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आप फॉर्मेट भी देखे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में ये शुरू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और डायरेक्ट मेथड में यह आपका शुरू होता है कहां से ना, कैश सेल। कैश सेल से शुरू होता है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और इनडायरेक्ट मेथड में ये आपका शुरू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इससे शुरू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक छोटा एग्जाम्पल आपका सामने रखते हैं। मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट आपका पीएल में नेट प्रॉफिट है 1 लाख। दिस इज द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे मिलते हैं? बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट ऑल्सो। सो नेट प्रॉफिट कैसे मिलते हैं? ना टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब लेस करने का बाद, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है ये सब लेस करने का बाद आपका नेट प्रॉफिट मिलता है। मान लीजिए कि आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख, इंटरेस्ट, एक्सपेंस पीएल में डेबिट हुआ 20,000 जो कि इंटरेस्ट, और टैक्स पीएल में डेबिट है 30,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आपका एक्सपेंडिचर कितना? एक्सपेंसेस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मान लीजिए 5,000। सो फ्रेंड्स, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 5,000, सो हाउ टू, ये तो नेट प्रॉफिट, ये सारा चीज आपका डेबिट करने का बाद, ये जो आप देखते हैं ये सारा चीज डेबिट पीएल में डेबिट करने का बाद आपका नेट प्रॉफिट होता है। क्योंकि पीएल का जो डेबिट साइड है ये सब डेबिट करने का बाद आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
This is net profit after tax. So net profit before tax हमको चाहिए, तब क्या कैसे होगा ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे होगा ना, 1 लाख नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आप टैक्स ऐड कर दीजिए 30,000, तब हो जाएगा नेट प्रॉफिट। दिस इज नेट प्रॉफिट, दिस इज टैक्स, सो दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 1,30,000। फिर आप इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट आपका 20,000, सो टोटल कम्स टू 1,50,000। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आप ऐड कर दीजिए 5,000, सो टोटल इट कम्स टू 1,55,000। दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,55,000। इसमें और एक एग्जाम्पल में आपको दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को 10 रुपया देने का बाद आपका पॉकेट में 50 रुपया है, सो बिफोर गिविंग दैट मनी आपका पास कितना पैसा है, 50 प्लस 10, इट कम्स टू 60 रुपीज। सिमिलरली जो नेट प्रॉफिट है 1 लाख, ये सारा चीज डेबिट करने का बाद आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपको चाहिए तो ये सारा चीज ऐड कर देने से 1,55,000 is the net profit before tax and extraordinary item. So फिर अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का बाद we have to add adjustment, that is depreciation. It is a non-cash expenditure. As you know, depreciation देने से पैसा बाहर नहीं जाता है, पैसा बिजनेस में रहता है। So depreciation is added, goodwill written off is added, preliminary expense written off added, any deferred revenue expenditure or expenditure written off in the PL, that is added here. Loss on sale of say asset is added, profit on sale of asset is minus। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ जो एसेट होता है, दिस इज रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसलिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ये माइनस हो जाता है। ये आपका सेल वैल्यू ऑफ एसेट का अंदर ये है, दिस विल कम इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिमिलरली लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये भी आपका सेल ऑफ एसेट का अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एडजस्ट हो जाता है। इसलिए आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, these are coming here as adjustment. Profit is minus, loss on sale of asset is plus. Then interest on investment, अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये आपका पीएल में क्रेडिट हो गया, इसलिए आपका पीएल में क्रेडिट होने से पीएल ज्यादा हो जाता है, सो पीएल इससे लेस हो जाता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, आप कहां पर शेयर में पैसा लगाएं और आपको डिविडेंड मिलता है, सो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो लेस बिकॉज it is relating to your investing activity, right?
So friends, with this we can start one problem. Similarly, if there is a increase in asset, current asset, stock, debtor, bills receivable, prepaid expenses, all these are increasing, that means my money is put it in the stock. मेरा पॉकेट में पैसा नहीं है, आपका डेटर का पास पैसा है, स्टॉक में पैसा है, बिल्स रिसीवेबल में पैसा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में पैसा है, इसलिए करंट एसेट मेरा ज्यादा हो गया और पॉकेट में पैसा नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट करने का बाद आप पहले पॉकेट का बात सोचिए। पॉकेट में पैसा आता है तो प्लस, पॉकेट से पैसा निकलता है तो ये माइनस। सो आपका पैसा करंट एसेट अगर इंक्रीज करेगा तो ये माइनस, कोई भी करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो माइनस। करंट एसेट अगर डिक्रीज करेगा, मान लीजिए कि आपका डेटर डिक्रीज हो गया, स्टॉक डिक्रीज हो गया, तब क्या होगा? डेटर डिक्रीज, स्टॉक डिक्रीज। डेटर मेरा 50,000 था, अभी 40,000 है, उसका मतलब 10,000 डेटर से पैसा मिला है। सो डेटर डिक्रीज, stock decrease, that means my cash position in the business increase। डेटर्स का पैसा का, डेटर से पैसा हमको कम मिलेगा तो पैसा कहाँ है? मेरा पॉकेट में है। स्टॉक मेरा सेल हो गया, पैसा कहाँ है? मेरा पॉकेट में है। इसलिए करंट एसेट डिक्रीज, दैट मीन्स my cash position increased, it is a inflow of cash। करंट लायबिलिटी का बात सोच लीजिए, उल्टा कर दीजिए, करंट लायबिलिटी इंक्रीज, मेरा क्रेडिटर इंक्रीज, इसका मतलब मैं पैसा पेमेंट नहीं करते हैं। मेरा क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, उसका मतलब मैं पैसा पेमेंट नहीं करते हैं क्रेडिटर को, तब पैसा कहाँ है? पॉकेट में है, इंक्रीज। सो प्लस करंट लायबिलिटी इंक्रीज, इसलिए प्लस। करंट लायबिलिटी डिक्रीज, क्रेडिटर कम हो गया, 20,000 था अभी 5,000 हो गया, तब 15,000 में पेमेंट कर दिए क्रेडिटर लोग को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पेमेंट कर दिए इसलिए कम हो गया, टैक्स को पेमेंट कर दिए इसलिए टैक्स लायबिलिटी कम हो गया। तो उसका मतलब करंट लायबिलिटी मेरा डिक्रीज, दैट मीन्स इट इज ए पेमेंट ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश माइनस। सो ये सब करने का बाद हमको मिलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, फिर टैक्स पेमेंट करना है तो माइनस, फिर मिलेगा जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का अंदर ही आपका कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई फ्लड हो गया, कोई किससे पैसा मिला है, किसको पैसा देना है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नॉर्मली इट इज नॉट हैपनिंग, ऐसे रोज बिजनेस में नहीं होता है, कभी कभी अनफोर्सीन सिचुएशन से ये हो जाता है। इसमें कोई एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट से अगर आपको कुछ मदद मिलता है तो ये प्लस हो जाएगा। सो ये सब चीज के लिए आपको प्लस और माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करने का बाद आपको मिलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो आप देखे हैं फर्स्ट क्लास में आपको फॉर्मेट दिए थे, फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक से। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। सो friends, this is a question from cash flow from operating activity. It is a previous year question, and you can see the say profit and loss account is given and net profit is given, interest on loan
interest in the debit side is not given, and discount, loss on sale of plant, goodwill written off, preliminary expense written off, these are all given, and we shall solve this problem today. So you have seen the problem. Let us start with the problem. This is, we shall apply the indirect method. इनडायरेक्ट मेथड में आपको पहले लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये जो आपको पीएल दिया है उसमें आपका कोई टैक्स नहीं है, पीएल में टैक्स डेबिट नहीं है, पीएल में इंटरेस्ट भी डेबिट नहीं है, इसलिए जो भी प्रॉफिट है दिस प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, क्योंकि पीएल में टैक्स इंटरेस्ट डेबिट नहीं है। So whatever net profit is given here, this is before tax and interest. So this is net profit is your 57,000. This is details 57,000. Then we will come to adjustment for. Adjustment for में first it is coming the depreciation. In this problem depreciation is not given, so depreciation is not there. We need not have to write depreciation. We have to write the goodwill written off. The goodwill written off is 20,000. So goodwill written off 20,000. This is goodwill written off. Then we will come to preliminary expense written off. Preliminary expenses written off. Preliminary expense written off. This is 3,000. Then we are coming to loss on sale of plant. So loss on sale of plant is added. Loss on sale of plant. This is 4,000, that is your loss on sale of plant. Discount on issue of share. Discount on issue of share. Discount on issue of share 8,000. So discount on issue of share is added here. Profit on sale of land, ये आपका पीएल में क्रेडिट है. Profit on sale of land, that is profit on sale of fixed asset, that is 3,000. Interest receipt, interest receipt, that is your 4,000. This is minus, this is also minus. Then dividend receipt, that is also dividend
received 18,000. This is also minus. So friends, profit on sale of land, this is taken in the care of in the investing activity, इसलिए इससे लेस हो गया. Interest received, this is a financing activity. Dividend received, this is a financing activity. Then we will be coming to 57,000 plus 20,000 plus 3,000 plus 4,000 plus 8,000 25,000. It comes to 67,000. This is cash flow from operation before working capital changes. It comes to 67,000. So friends, cash flow from operation before working capital changes is 67,000. Now another one is if you see the question, salary and wages outstanding 20,000. So that means the current liability increase. Salary wages outstanding is a part of current liability. Outstanding expenses, if outstanding expense increase, इसका मतलब क्या है? ना मैं पैसा नहीं दिए तो पैसा कहाँ है? पॉकेट पर है, कैश बॉक्स में है. इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो इंक्रीज हुआ है, ओपनिंग तो नहीं दिया है, क्लोजिंग दिया है आपको 20,000 क्वेश्चन में, पीएल में डेबिट है. सो योर कैश पोजीशन विल इंक्रीज. सो प्लस, इसको लिख देते हैं प्लस, इंक्रीज in salary outstanding expenses. This comes to 20,000. So total, if you make a total, it comes to cash flow from operation before tax. This comes to 87,000. Tax is not given. Tax payment nil. That is cash flow before extraordinary item. कितना? 87,000. And extraordinary item is nil. Minus extraordinary item, this is nil. So cash flow from operation, it comes to your 87,000. Cash flow from operation comes to 87,000. That will go to the second column. This is details, this is amount, it will go to the second column. So friends, in this way we can do the problem. This is under indirect method. Hope you have understood this. So if you like my video, please offer your comments, subscribe and like it.
and we will continue in the next class. Thank you.